आप सभी का ई एडू स्टार हिंदी चैनल पर आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार स्वागत करता है। आज आप लोग इस ऑनलाइन क्लास में अपने नए सीरीज 2020 जीके सीरीज पार्ट 2 में आए हैं। इसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला में प्रश्नों का उत्तर हल करेंगे। उम्मीद है कि पिछला जो प्रथम सीरीज इसका आया था वो आपको पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने कहा था, मैं पुनः कह रहा हूं कि 2020 जीके सीरीज 20 प्रश्नों की श्रृंखला है, लेकिन इसमें 50 से 100 प्रश्नों की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत मेहनत करके चुन चुन कर आपके लिए प्रश्नों को ले आता हूं। तो वीडियो को पूरा देखें। कहीं भी हर जगह सामान्य ज्ञान की अद्भुत जानकारियां हैं, और जो प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं वे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। यह भी इसकी विशेषता है। चाहे वह यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या अन्य कोई सिविल सेवा हो, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा हो, तो सभी जगहों से मैंने परीक्षाओं से प्रश्नों को संकलित किया है। इसलिए आवश्यक है कि मैं जिस उद्देश्य से यह वीडियो बना रहा हूं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर और बेल आइकन को टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आप उसे तुरंत उसकी सूचना प्राप्त कर सकें। इससे मुझे अप्रिसिएशन भी मिलता है और आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहती है कि यदि कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की इस 2020 जीके सीरीज में। आज का 2020 जीके सीरीज जो दूसरा भाग है, इसमें इतिहास से प्रश्नों को मैंने लाया है, और जैसा मैंने बताया कि पूर्व में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है, स्थान दिया गया है। और स्कोरिंग की जानकारी आपको है ही, मैंने पिछली ही इस सीरीज में दे दी थी। तो बिलो 14 अगर आपका स्कोर है तो आपको और भी तैयारी करने की आवश्यकता है, थोड़ा गंभीर हो जाएं। 14 से 15 है तो अच्छा है, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है। 16 से 17 है तो बहुत अच्छा है, इसे बनाए रखें। और अगर 18 से 20 है तो एक्सीलेंट है। आप निरंतरता को बिल्कुल बनाए रखें, आपकी तैयारी सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 2020 मैथ्स की ओर, यानी 2020 जीके सीरीज पार्ट 2 की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बिल्कुल सरल सा सवाल है, लेकिन मेरा उद्देश्य जो मैंने बताया कि इसमें कुछ जानकारियां भी देनी है जो आपको मिलेंगी, और इससे आप कठिन सवालों का भी हल प्राप्त कर सकते हैं, हल उनका कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं: अक्षय उपनिषद, महावाक्य उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो आप पॉज करके अपना जवाब सोच लें, पेन पेपर पर लिख लें। आप इस सीरीज में आने से पहले एक कागज एक कलम जरूर लेकर के बैठें, ताकि आवश्यक सूचनाओं को नोट भी कर सकते हैं, अंकित भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उत्तरों को दे करके अपनी परीक्षा सेल्फ इवेल्यूशन भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, आपके लिए उत्तर आ रहा है मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। वास्तव में सत्यमेव जयते भारत के राज चिन्ह पर अंकित है, जो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के सिंह स्तंभ पर जो भारतीय राज चिन्ह है, जो वहां से लिया गया है, उसी पर सत्यमेव जयते अंकित है, और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो देखिए, एक सवाल यहाँ पे आपके सामने आया कि भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो वह है सारनाथ के सिंह स्तंभ से,
और उसको स्थापित किसने किया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो अब आपके सामने आज का दूसरा प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर। वह है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल पर बंदरगाह था? बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ जो विश्लेषण आएगा उसमें कई जानकारियां छिपी होंगी जो आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगी। तो आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या आलमगीरपुर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या आलमगीरपुर, इनमें कहाँ हड़प्पा स्थल पर बंदरगाह था? तो इसका उत्तर है लोथल। लोथल एक गोदिया बंदरगाह था जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ था और यह भोगवा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित था। इसकी खुदाई डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में 1954 के आसपास प्रारंभ हुआ था। यहाँ घोड़े की लघु मूर्तियाँ मिली हैं, पक्की मिट्टी की नाव मिली है और फारस की मोहरें मिली हैं। साथ ही साथ 3 युगल समाधियाँ भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। ये सारे जो पदार्थ ये सारे जो अवशेष वहाँ मिले हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण इसमें जानकारी है कि यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था और यह वर्तमान गुजरात राज्य की सीमा में है। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? वह वेद जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा है वह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। निश्चित तौर पे 4 ही वेद होते हैं, तो इसमें कौन सा आपका उत्तर है? आप विचार करें, सोचें और उत्तर लिखें। तो आपका उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध में लिखा गया है। साथ ही साथ यह एक ऐसा वेद है जिसमें जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आइए थोड़ा विश्लेषण इसके बारे में करते हैं, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा या ईश्वर की स्तुति से संबंधित सूक्तियां हैं, श्लोक हैं। सामवेद में संगीत कला, यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान की विधि, अथर्ववेद में गणित, विज्ञान और चिकित्सा का विवरण है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर है यजुर्वेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है आज का चौथा प्रश्न। कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, आपने कैवल्य सुना होगा, पढ़ने के दौरान आपके सामने यह शब्द आया होगा। तो ऑप्शंस आपके लिए हैं जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। जी हाँ, थोड़ी शीघ्रता से सोचें और चलिए हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो कैवल्य है जैन धर्म से संबंधित। और यह है क्या, आइए इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति होता था इसे कैवल्य कहते थे। जैसा कि आप जानते हैं भगवान महावीर को 12 वर्ष की तपस्या करने के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे जुम्भिक ग्राम के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो कैवल्य शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न यानी 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न है, कौन सी गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? यानी वे गुफाएं जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों कलाओं की संस्कृति का चित्रण मिलता है, जो तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी। तो आप इसका उत्तर सोच लें, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी। तो आपका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है एलोरा। एलोरा की गुफाएं वेरूल औरंगाबाद में स्थित हैं, जो महाराष्ट्र के राज्य में अवस्थित है।
यहाँ 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं, लेकिन 34 गुफा मंदिर खुले हुए हैं, इसीलिए हम कुल 34 गुफा मंदिर ही जानते हैं, जिनमें 1 से 12 यानी 1 दर्जन जो मंदिर हैं प्रारंभ के, वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 13 से 29 वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और 30 से 34 यानी 5 जो अंतिम मंदिर हैं वे जैन धर्म से संबंधित हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ये याद रखने के लिए आसान है कि 1 दर्जन जो मंदिर हैं वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद 30 से 34 5 जो अंतिम बचता है वो जैन धर्म से संबंधित है, और शेष 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है। ऐसे कोई क्रम संख्या वहाँ नहीं दी गई है, लेकिन ये मैंने याद करने के लिए बताया। और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। इसमें एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न इसमें आता है कि एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया था? तो 1983 में एलोरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। तो देखिए, एक प्रश्न के साथ साथ कितने सारे प्रश्नों की तैयारी हो रही है, और यह एक तरीका है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी करने का, यानी विभिन्न सिविल सेवाओं की पीटी हो या फिर अन्य बहु विकल्पीय जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू, उनकी तैयारी का यह एक तरीका है। तो आप अपनी तैयारी को इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें सहयोग कर रहा हूं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? किस गुप्त काल के उस शासक का नाम बताना है जिसके दरबार में कालिदास रहते थे। आपके ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो इसका उत्तर आपने लिख लिया होगा, सोच लिया होगा। तो आइए हम देखें इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक थे, और जिनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसको नवरत्न कहा जाता था। इनमें कालिदास, धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, बराह मिहिर और बर्रुचि सम्मिलित हैं, और ये सारे विद्वान उनके दरबार में रहते थे। तो इस प्रकार कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर, जो 7वां प्रश्न है। घटोत्कच, जिसने 290 से 305 ईस्वी में शासन किया था, किस साम्राज्य का राजा था? घटोत्कच नाम से पता नहीं चलता, यह भीम के पुत्र घटोत्कच की बात नहीं हो रही। यह एक शासक था भारतीय इतिहास में। तो आपके ऑप्शंस हैं गुप्त साम्राज्य, कर्ण साम्राज्य, शुंग साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य। इन चारों साम्राज्यों में किससे जुड़ा हुआ था? तो आपका उत्तर आपने सोच लिया होगा। आइए देखते हैं। तो घटोत्कच गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ शासक था, और इसका विवरण इस प्रकार है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसमें गुप्त वंशावली वर्णित है, और उसके अनुसार श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक शासक था, और श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच था, जिसने 290 से 305 ईस्वी तक शासन किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आज का 8वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, जिसका मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ था, के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम इनमें से क्या था? जीत चौहान, अशोक चौहान, त्रिलोक चौहान या सोमेश्वर चौहान? ये ऑप्शंस आपके लिए हैं, आप उत्तर अंकित करें। मैं आपके सामने उत्तर ला रहा हूं। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान।
सोमेश्वर चौहान 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर शासन कर रहे थे और उन्हीं के पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है आज का 9वां प्रश्न। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन हैं? एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस, तो इसके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारवी, विशाखदत्त, शूद्रक या हरिसेन। भारवी, विशाखदत्त, शूद्रक या हरिसेन महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। आइए हम देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार हैं, नाटककार हैं विशाखदत्त, और विशाखदत्त की एक और रचना है देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावे भारवी, जो कि आपके प्रथम ऑप्शन में है, उनकी रचना है किराता अर्जुनियम। शूद्रक की रचना है मृच्छकटियम। हरिसेन की रचना कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किया था। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, उसका लेखन हरिसेन ने किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है, सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? सांची में जो बौद्ध स्तूप हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, यह प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, चोल राजवंश या कुषाण राजवंश। यह राजवंश की बात है, राजवंश बताना है, न कि शासक का नाम बताना है। तो सांची में जो बौद्ध स्मारक थे इनका निर्माण करवाने वाला था, आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। आइए स्क्रीन पर देखते हैं, मौर्य राजवंश। और सांची जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे अवस्थित जो सांची के बौद्ध स्मारक हैं उनका निर्माण सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य राजवंश के शासक थे, 3री सदी ईस्वी पूर्व में बनवाया था। और इसके केंद्र में अर्धगोलाकार ढांचा है जिसमें कि बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। तब अगले प्रश्न की ओर, आज का 11वां प्रश्न, बिंदुसार किसका पुत्र था? एक शासक थे बिंबिसार और एक शासक थे बिंदुसार। यह बिंदुसार से संबंधित प्रश्न है। बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त का या श्रीगुप्त का? बिंदुसार इनमें से किनका पुत्र था? आपने उत्तर लिख लिया होगा। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और साथ ही साथ अशोक का पिता था, यानी अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ये मौर्य वंश से जुड़े हुए थे। 298 ईस्वी में ये सत्तारूढ़ हुए चंद्रगुप्त मौर्य के देहांत के बाद। और ये आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे और जैन ग्रंथों में इनका नामकरण सिंह सेन किया गया। ऐसे बिंदुसार के और भी कई नाम रखे गए हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देखें कि जैन ग्रंथों में इनका नाम सिंह सेन रखा गया। आइए अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में अवस्थित है? ऑप्शंस हैं, कालीबंगा, रोपड़, धौलवीरा या बनवाली। तो इनमें से कौन सा वह स्थल है जो कि हरियाणा राज्य के क्षेत्र में अवस्थित है? तो चलिए, आपने अपना उत्तर दिया होगा, हम देखते हैं स्क्रीन पर। तो बनवाली हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल है जो हरियाणा में अवस्थित है। और इसकी नगर योजना शतरंज के विसात जैसी है, इसकी विशेषता है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में और धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कौन सा हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 13वां प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 7, 8, 12 या 10? ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके अलावे 1028 ऋचाएं और 10,580 श्लोक हैं।
ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का 14वां प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी जामाली, यशोदा, अनुजा या त्रिशला? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप अपना उत्तर लिखें। स्क्रीन पर आपका उत्तर आ रहा है। तो भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी बना जामाली। वास्तव में जामाली उनका दामाद था। इसमें बाकी जो विकल्प दिए गए हैं, यशोदा उनकी पत्नी थी, अनुजा जिसका एक अन्य नाम प्रियदर्शना है वह उनकी पुत्री थी, और त्रिशला भगवान महावीर की माता का नाम था। आइए अब अगले ऑप्शन की ओर बढ़ें, प्रश्न संख्या 15 की ओर। निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं चंपा, साकेत, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? उत्तर है पाटलिपुत्र, वाराणसी, राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली, मिथिला, चंपा, तक्षशिला, अयोध्या, उज्जैन, मथुरा इत्यादि पुराने नगर हैं जिनसे बुद्ध का संबंध है, लेकिन पाटलिपुत्र का विकास बुद्ध के काल में नहीं हुआ था, इसीलिए पाटलिपुत्र ही यहाँ पर सही विकल्प है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 16वां प्रश्न, नयनार कौन थे? नयनार और अलवार आपने सुना होगा, तो नयनार कौन थे यह प्रश्न है। ऑप्शंस हैं वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त या सूर्योपासक। तो आप उत्तर सोचें कि नयनार कौन थे। आपने उत्तर लिख लिया होगा, स्क्रीन पर उत्तर आ रहा है। तो नयनार थे शैव धर्मानुयायी, और पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में वैष्णवों को अलवार कहा जाता था, और शैव को, जो शैव धर्मानुयायी थे, उनको नयनार कहा जाता था। वैष्णव अलवार और शैव नयनार। आइए अगले प्रश्न की ओर। आज का 17वां प्रश्न, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली की रचना है प्रिंस, तो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, और उससे किस भारतीय पुस्तक की तुलना की जाती है? ऑप्शंस है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुर का तिरुकल्लु। ये जो भारतीय ग्रंथ हैं इनमें किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। आइए अब हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी था, इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र भले है लेकिन यह राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, और इसीलिए इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो आइए अब अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 18, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का संस्थापक कौन था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, इसका संस्थापक कौन सा शासक था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज प्रथम या राजाधिराज प्रथम। इन चारों में कौन या किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना करवाई थी? आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर को। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का संस्थापक था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी के आसपास, जो कि चोल शासक थे, इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना करवाई थी। इसमें द्राविड़ शिल्पकला का प्रयोग किया गया है। यह भी पूछा जाता है। देखिए, 3 प्रकार की शिल्पकलाएं मंदिरों में पाई जाती थी, द्राविड़, नागर और बेसर। तो कौन से मंदिर किस कला के मंदिर हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे की सीरीज में इस पर प्रश्न आएंगे और उसमें सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन आज इसको जान लें कि ये द्राविड़ शिल्पकला का तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 19वां प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा कहाँ है? मदुरै में, कोणार्क में, खजुराहो में या बीजापुर में? ये सारे स्थानों पर
भारत की स्थापत्य कला के नायाब नमूने अवस्थित हैं। लेकिन इसमें ब्लैक पैगोडा क्या है? तो ब्लैक पैगोडा से संबंधित प्रश्न का उत्तर है कोणार्क। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, आप सभी को पता है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा के पुरी में अवस्थित है, जिसे नरसिंहदेव प्रथम चोडगंग ने 13वीं शताब्दी के आसपास बनवाया था, और इसे ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। हमारे कई दर्शकों ने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा होगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2020 सीरीज के इस दूसरे मैच के अंतिम बॉल की ओर। वह है 20वां प्रश्न। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाएं, इनका उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनुओं ने या तांत्रिकों ने? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने या तांत्रिकों ने? बराबर की गुफाएं गया में हैं, गया में अवस्थित हैं। तो इसका उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया था आजीवकों ने। सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व बिहार के गया जिले में जो बराबर की पहाड़ियां हैं, उनकी चट्टानों को काटकर बराबर की गुफाएं बनाई गई थी। इनमें 4 गुफाएं निर्मित हैं। तो इसमें 2 गुफाओं में आजीवकों ने इसका उपयोग जो है आश्रम गृह के रूप में किया था। तो आज का यह सीरीज का अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद है कि आपको ई-एडू स्टार के द्वारा लाई जा रही यह सीरीज पसंद आ रही होगी, और मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अप्रिसिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे फ़ायदा है कि आपको भी ससमय वीडियो मिल जाएंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दूसरे मित्रों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। अगली सीरीज में फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, अन्य विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। परीक्षा की तैयारी के लिए हमारी मेहनत, सफलता आपके पास। धन्यवाद।